हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे केजीएस आईएएस का टेस्ट सीरीज देखेंगे जो फुल लेंथ टेस्ट है फ्रेंड्स, और टेस्ट नंबर ये 14 है। ठीक है, इससे पहले मैंने जितने भी टेस्ट हुआ है ना, मैं कंप्लीट करवा दी हूँ। और एडुटेरिया का भी 70वीं बीपीएससी के लिए एडुटेरिया का जुनून टेस्ट सीरीज, आधार टेस्ट सीरीज, और परफेक्शन आईएएस का और परम आईएएस का भी करवाई हूँ फ्रेंड्स। तो वो जाकर के आप प्ले लिस्ट में देख लेंगे। और केजीएस का भी है, सेक्शनल भी है और फुल लेंथ टेस्ट भी है, तो जाकर के आप प्ले लिस्ट में जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमण में व्यवस्थित करना है। तो कौन कौन कब हुआ था वो चीज़ देखना है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो फ्रेंड्स ये 1931 में हुआ था। काकोरी डकैती कब हुआ था, तो काकोरी डकैती 1925 में हुई थी। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का हुआ था 1920 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पहले तो हुआ था 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1, तो मतलब हो जाएगा इसका डी। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था, तो चंद्रशेखर आज़ाद के। और कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1928 में। ध्यान रखिएगा, पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, उसके बाद नाम बदल करके उसको 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था से जुड़े थे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से रीड एंड मोनरो थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, मतलब आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, 3 का सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे करने वाले पहले सत्याग्रही हैं। तो कभी कभी पहले, दूसरे या तीसरे भी पूछ देते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो पहले सत्याग्रही तो विनोबा भावे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सा द फिलोसफी ऑफ द बम से संबंधित है। तो इसका आंसर है भगवती चंद्र बोहरा, बी आंसर हो गया इसका। 5 का आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान था। तो 6 का क्या क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी सदस्यों को प्रांतीय विधायिका में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाना, तो ये सही है। और अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर के पास रहेगी, तो ये भी सही है। और प्रांतीय स्वतंत्रता द्वैध शासन को प्रस्तावित किया था, तो ये भी सही है। इसमें सही उत्तर पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और क्या क्या हुआ था, तो ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन चुनना है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा वादियों को बिना किसी मुकदमे के निर्वासन या 2 साल तक कारावास का सामना करना पड़ेगा। और इसी रॉलेट एक्ट को ना वकील ना दलील वाली कहा गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से हंटर आयोग से संबंधित है। तो हंटर आयोग से शिक्षा और जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में पूछताछ में हंटर आयोग से संबंधित है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, तो इसका आंसर है 8 का ए। ठीक है, नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें सही कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो 9 का सही कथन क्या होगा, तो इसमें होगा महात्मा गांधी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय लिया था, तो ये गलत है फ्रेंड्स। इसमें साइमन कमीशन का सबसे अच्छा इसमें मतलब सही आंसर हो जाएगा कानूनों और सरकार में संभावित परिवर्तनों का आकलन और प्रस्ताव करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्या था। तो खिलाफत आंदोलन का शुरू करने का मुख्य कारण था ब्रिटेन द्वारा ओटोमन साम्राज्य के साथ किए गए व्यवहार के विरुद्ध विद्रोह करना था, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही उत्तर चुनना है। तो 11 का आंसर हो जाएगा क्या, तो मुसलमानों के सांस्कृतिक और धार्मिक हित की पूर्ण रक्षा करना, ये तो सही है। पूर्ण सुरक्षा, राज्य का धर्म से पूर्ण अलगाव, तो ये भी सही है। और अल्पसंख्यकों के लिए कोई पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
ठीक है। और इसमें और कौन कौन था नेहरू रिपोर्ट में, तो भी देख लेते हैं। तो भारत को डोमिनियन का दर्जा देना, अलग निर्वाचन क्षेत्रों की अस्वीकृति, भाषाई प्रांतों पर निर्माण और महिलाओं के लिए समान अधिकार सहित 29 मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था। मुसलमानों में सांस्कृतिक और धार्मिक हितों की पूर्ण सुरक्षा और राज्य को धर्म से पूरी तरह से अलग करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की है। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना महात्मा गांधी ने किए थे फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इंडिपेंडेंस और माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, बी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू का मतलब उनका योगदान था। तो इसका आंसर होना चाहिए 1 और 4, मतलब इसका बी। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो गांधी इरविन समझौता में क्या क्या हुआ था, तो ये देख लेते हैं। तो अभी तक वसूल न किए गए सभी जुर्माने को माफ़ करना, तो ये सही है। और इसमें और शांतिपूर्ण एवं अहिंसक धरना प्रदर्शन का अधिकार और आपातकालीन अध्यादेश की वापसी। तो 1, 3 और 4 सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर होना चाहिए सी। और जबकि दूसरा गलत है, क्योंकि जब्त की गई सभी जमीनों को उनके मूल स्वामी को वापस किया जाना, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। और भी तो हिंसा के दोषी न पाए जाने वाले सभी राजनीतिक कैदियों को तत्कालीन रिहाई, अभी तक वसूल न किए गए सभी जुर्माने को माफ़ किया जाना, अभी तक तीसरे पक्ष को, ध्यान रखिएगा यहाँ पे तीसरे पक्ष है, जब्त की गई जमीन तो है लेकिन ये तीसरे पक्षों को नहीं बेची गई जमीन को वापस किया जाए, इस्तीफा देने वाले सरकारी कर्मचारियों के साथ नरम व्यवहार किया जाए, निजी इस्तेमाल के लिए तटीय गांवों में नमक बनाने की अनुमति और शांतिपूर्ण और अहिंसा धरना देने का अधिकार और आपातकालीन अध्यादेश को वापस किया जाना। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और समाचार पत्र और संबंधित व्यक्ति, और इसमें सुमेलित पूछ रहा है। तो अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, तो बिल्कुल सही है। सुधारक दादा भाई नौरोजी का नहीं है फ्रेंड्स, ये गोपाल कृष्ण गोखले का है। और वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का है, न कि गोपाल कृष्ण का। तो ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया था, इसलिए ये दोनों गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला सही है, जब बाकी ये दोनों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर और तेज बहादुर स्प्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4 दोनों में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ये बहुत बार पूछा हुआ है फ्रेंड्स, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो ये थी सुचेता कृपलानी, और कहाँ की बनी थी, तो यूपी की बनी थी फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगस्त प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अगस्त प्रस्ताव में क्या है और इसमें सही कथन चुनना है। तो डोमिनियन स्टेट दीर्घकालीन उद्देश्य होगा, तो ये सही है। और अल्पसंख्यकों समूह की स्वीकृति के बिना कोई भी भावी संविधान नहीं अपनाया जाएगा, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। 17 का आंसर सी। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में वुड डिस्पैच का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है। तो वुड डिस्पैच का संबंध किससे है फ्रेंड्स, तो ये शिक्षा से है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और ये कब हुआ था, तो 1854 में, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन चुनना है। तो जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों को बिना किसी लागत की भूमि हस्तांतरित करना, तो ये सही है। और स्वामी दयानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे, तो फ्रेंड्स ये गलत है, स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं थे, सहजानंद सरस्वती थे फ्रेंड्स, इसका आंसर होना चाहिए ए। ठीक है, लेकिन अगर इसका सॉल्यूशन देखेंगे, मैं इसका डिस्क्रिप्शन मतलब मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी, तो इसका सॉल्यूशन में ऑप्शन सी दे दिया है, और जबकि इसका आंसर सही आंसर होना चाहिए ए। ठीक है, तो ये ऑफ क्लासेस से भी गलती होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, क्योंकि सहजानंद सरस्वती यहाँ पे है, ना कि दयानंद सरस्वती, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1920 से 1940 के दशक तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीति का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संघ विराम संघ। ठीक है, संघर्ष विराम संघर्ष।
नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमण क्या होगा। तो एक का आंदोलन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1921 में हुआ था। बारडोली सत्याग्रह और तेभागा सबसे लास्ट में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो तेभागा सबसे लास्ट में हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होना चाहिए बी, 1, 2 और 3। ठीक है, और नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन कि जोनाथन डंकन द्वारा संस्कृति महाविद्यालय की स्थापना किए जाने के कारण क्या था? तो 22 का क्या होगा फ्रेंड्स? तो 22 का आंसर होना चाहिए हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए जोनाथन डंकन द्वारा संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है धन बहिर्गमन की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटिश शासन के तहत भारत की संपत्ति लगातार कम होती जा रही थी, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 मुख्यतः किस समस्या का समाधान से संबंधित है? तो ये बाल श्रमिक से संबंधित है फ्रेंड्स, इसका आंसर होना चाहिए डी। 25 में उनकी सरकार ने प्रांतीय सरकारों को स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण के उसी सिद्धांत को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया था जो लॉर्ड मेयो के प्रशासन ने उनके लिए शुरू किया था। उनके प्रयासों के कारण उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक इसे लॉर्ड रिपन को माना जाता है, तो इसका आंसर होना चाहिए 25 का आंसर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अरबों द्वारा सिंध पर विजय का उल्लेख है? तो ये चचनामा है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी ने भारत पे पहला आक्रमण कब किया था? तो पहला आक्रमण 1175 में किया था, आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, और इसका आंसर होना चाहिए ए। ठीक है, नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी द्वारा बंगाल पर आक्रमण किए जाने के दौरान बंगाल का शासक कौन था? तो बंगाल का शासक लक्ष्मण सेन थे फ्रेंड्स, इसका आंसर होना चाहिए बी। नेक्स्ट है कौन सा मुस्लिम आक्रमणकारी कुरान खबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, कुख्यात था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का हुआ था फ्रेंड्स, इसका आंसर होना चाहिए ए। नेक्स्ट है 1205 से 1206 में खोखर जनजाति के विद्रोह को दबाने के अभियान में कौन शामिल था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी, इसे 30 का आंसर होना चाहिए बी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ऋण वितरण के संदर्भ में अग्रणी बैंक के कार्य का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? तो 31 का आंसर होना चाहिए सी, किसी विशिष्ट क्षेत्र में अनेक बैंकों के ऋण आवश्यकताओं के समन्वय के लिए प्राथमिक संपर्क के बिंदु के रूप में कार्य करना, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सकल मूल्यवर्धन GVA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। तो सही कथन क्या होगा फ्रेंड्स, देख लेंगे। तो इसमें सही कथन होगा सकल मूल्यवर्धन पूंजीगत परिसंपत्तियों की मूल्यह्रास के लिए लेखांकन से पहले एक क्षेत्र के कुल आर्थिक उत्पादन को मापता है। तो इसका आंसर होना चाहिए ए। GVA की गणना सकल घरेलू उत्पाद की अप्रत्यक्ष करों को घटाकर और सब्सिडी को जोड़कर की जाती है। तो दूसरा गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। और GVA के अप्रत्यक्ष कर को घटाकर और सब्सिडी को जोड़कर सीधे GDP से प्राप्त नहीं किया जाता है। इसके बजाय GDP की गणना GVA प्लस करों में से सब्सिडी घटाकर की जाती है। तो दूसरा तो गलत हो गया, पहला सही है, तो इसका आंसर होना चाहिए ए, क्योंकि सही क्वेश्चन कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट इक्विटी सिक्योरिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर का सही कौन सा सही है इसमें इक्विटी सिक्योरिटी के लिए? तो 33 का आंसर होना चाहिए बी। यह किसी नियम में स्वामित्व हित का प्रतिनिधित्व करता है और मतदान का अधिकार प्रदान करता है। तो इसका आंसर होना चाहिए बी। नेक्स्ट है नॉन फंजिबल टोकन NFT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है फ्रेंड्स। तो 34 का सही कथन क्या होगा? तो NFT डिजिटल परिसंपत्तियां हैं जो विशिष्ट वस्तुओं के स्वामित्व का प्रमाण या प्रमाणिकता के प्रमाण को प्रदर्शित करती है और वे उस प्रकार के अन्य NFT के साथ विनिमय करती है। तो पहला गलत है फ्रेंड्स, ठीक है।
क्योंकि नॉन फंजिबल टोकन NFT गैर परिवर्तनीय होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अर्थात उनका मूल्य किसी अन्य NFT के बराबर नहीं होता है और वे परस्पर विनिमय योग्य नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और NFT को ब्लॉकचेन पर निर्मित और संग्रहित किया जाता है जो उनकी विशेषता सुनिश्चित करता है और स्वामित्व का रिकॉर्ड प्रदान करता है। तो दूसरा सही है फ्रेंड्स, पहला गलत है, तो इसके आंसर होना चाहिए बी। नेक्स्ट है PM डिवाइन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें पूछ रहा सही कथन को चुनना है। तो इसका क्रियान्वयन कौन करता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजना को वित्त पोषित करना है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और कनेक्टिविटी जैसी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मौजूद अंतराल को पाटना है और इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमशीलता और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है, जिसका आंसर होना चाहिए सी। ठीक है, 35 का सी होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और PM डिवाइन का क्या है? तो PM डिवाइन को विशेष रूप से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है और इसका प्रबंधन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा होगा, तो ध्यान रखिएगा। न कि यहाँ पे लिखा हुआ था पहला ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो वो गलत था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवर्ती जमा खाता का शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन है? तो 36 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा बी। यह ग्राहक को हर महीने एक चुनी हुई राशि का निवेश करने और सुविधाजनक रूप से पैसे बचाने की सुविधा प्रदान करता है, तो इसका आंसर होना चाहिए बी। नेक्स्ट है, इसमें जमा स्थायी सुविधा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 37 का क्या होगा? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक मौद्रिक नीति उपकरण है जो बिना किसी संपार्श्विक की आवश्यकता के बैंकिंग प्रणाली के अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करता है। और तो ये तो सही है। और बैंक किसी भी राशि को एक रात के लिए जमा कर सकता है तथा अल्प अवधि के लिए होता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, अल्प अवधि के लिए नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है, तो इसका आंसर होना चाहिए 37 का ए। नेक्स्ट है, फिलिप्स वक्र किन दो आर्थिक चरों के बीच संबंध दर्शाता है? तो इसका आंसर होना चाहिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है, गैर संप्रभु ऋण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन चुनना है फ्रेंड्स। तो 39 का सही कथन क्या होगा? तो ये होगा गैर केंद्रीय सरकार जैसे नगर पालिकाओं या निगमों द्वारा जारी किया जाता है, तो ये सही है। और यह राष्ट्रीय सरकार को शामिल किए बिना बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजना और सार्वजनिक सेवाओं को वित्त पोषित करने में मदद कर सकता है, तो दोनों कथन सही होगा, इसका आंसर होना चाहिए सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है? तो भारत के लिए पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से उधार लेना, तो इसका आंसर होना चाहिए बी। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही कथन का चयन करना है फ्रेंड्स। तो 41 का सही कथन क्या होगा? तो यह सेबी द्वारा वित्त पोषित होता है, सेबी द्वारा विनियमित होता है, तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। सिडबी या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भारत में एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है, न कि सेबी द्वारा, तो पहला तो गलत हो गया। और दूसरा, इसके कार्य में MSME को प्रत्यक्ष वित्त प्रदान करने के साथ साथ अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा इन उद्यमों को दिए गए ऋणों को पुनर्वितरित करना भी शामिल है, तो इसका आंसर होना चाहिए 41 का आंसर है बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग भारत में FDI के लिए मुख्य नियामक निकाय है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग भारत में एफडीआई के लिए मुख्य निकाय है, न कि वित्त मंत्रालय। तो ध्यान रखिएगा, तो इसका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, तो पहला गलत है। और दूसरा है वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह के लिए मॉरिशस शीर्ष देश के रूप में उभरा है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होना चाहिए पहला 42 का आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी के संदर्भ में निम्नलिखित का परिच्छेद विचार कीजिए। इसमें लिखा हुआ है किसके बारे में विशेषता है, तो ये चीज़ देखना है फ्रेंड्स। तो यह रिट उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को उस स्थिति मामले में को जारी करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जब उसके पास अधिकार क्षेत्र का अभाव हो या अपनी शक्तियों से परे जाकर काम कर रही हो। यह सुनिश्चित करता है कि निचली अदालतों अपने अधिकार का अतिक्रमण न करे। यह रिट केवल न्यायिक या अर्धन्यायिक अधिकारों पर लागू होती है और इसका इस्तेमाल प्रशासनिक या विधायी निकायों, निजी संस्थानों या व्यक्तियों के खिलाफ नहीं किया जा सकता। तो ये किसके बारे में कह रहा है फ्रेंड्स, ये सारे कुछ, तो ये इसका आंसर होना चाहिए बी, प्रतिषेध के बारे में कह रहा है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मार्शल लॉ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन चुनना है। तो संविधान में मार्शल लॉ की परिभाषा दी गई है, तो नहीं फ्रेंड्स, संविधान में मार्शल लॉ की क्लियर परिभाषा नहीं है, तो इसका आंसर होना चाहिए, वो गलत हो गया पहला। ठीक है, और नेक्स्ट है क्या कि इसे देश के कुछ विशेष क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए 44 का आंसर होना चाहिए बी। ठीक है, मतलब दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है 45 का कि सामान्य न्याय को बढ़ावा देने तथा गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए संविधान में किसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डीपीएसपी में, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या है फ्रेंड्स, तो 46 का आंसर होना चाहिए। दोहरी सदस्यता है, तो ये सही है। और राजनीतिक समरूपता है, राजनीतिक समरूपता, तो ये भी सही है। और बहुमत पार्टी का शासन है, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर होना चाहिए बी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सही कथन चुनना था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है क्या कि 47 कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये मद्रास में, आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से एक संवैधानिक निकाय है जो संवैधानिक निकाय है, और इसमें देखना है कि सही उत्तर चुनना है। तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार, तो ये तो है। और ये है महानगर योजना समिति, तो ये भी है। और मानवाधिकार आयोग ये नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और अंतर्जातीय परिषद ये भी है, तो इसका आंसर होना चाहिए 48 का आंसर है बी। 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट है वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे सही कथन को चुनना है फ्रेंड्स। तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। 280 तक तो है, लेकिन ये वैधानिक निकाय नहीं होकर के संवैधानिक निकाय है, तो पहला गलत हो गया। सार्वजनिक मामलों में अनुभव रखने वाले व्यक्ति इसके अध्यक्ष होंगे, तो ये सही है, तो इसका आंसर होना चाहिए बी। ठीक है, नेक्स्ट है महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो संविधान द्वारा इस पद को अवधि निश्चित नहीं की गई है, तो ये बिल्कुल सही है। और इन्हें संसद सदस्यों को मिलने वाले सभी विशेषताएं छूट प्रदान की और छूट प्राप्त है, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर होना चाहिए सी। जो महान्यायवादी है ना, वो महान्यायवादी और राज्यपाल क्या है, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे है, इसीलिए उनको निश्चित अवधि संविधान में नहीं दिया गया है, तो इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए सी। दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में आपातकाल की घोषणा शब्द का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है, तो 51 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपात के लिए आपातकाल की घोषणा होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है
होता तो तीनों के लिए होता है फ्रेंड्स, लेकिन आपातकालीन सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल लगता है ना, तो उसके लिए ही ज़्यादा किया जाता है। और वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे देश में नहीं लगा है, तो ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है, और राष्ट्रपति शासन 356 में है, 56 में, और वित्तीय आपातकाल 360 में है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं फ्रेंड्स। और शपथ कौन दिलाते हैं? तो शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो राज्यपाल के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो 53 का क्या होगा? तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और वह 5 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए होते हैं। तो बिल्कुल गलत है, निश्चित अवधि के लिए नहीं होते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया था कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल को महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तो ये प्रसाद पर्यंत पे है, तो महाभियोग लगाने की कोई इसमें औचित्य नहीं है, तो इसका दोनों कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 54 का कि रामसर साइट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह आर्द्र, और इसमें गलत कथन चुनना है फ्रेंड्स, पहले यही देख लेंगे गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। तो इसमें गलत कथन पूछ रहा है। तो यह आर्द्र भूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर सरकारी संधि है, तो ये बिल्कुल सही है। और केवलाल देव राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है, तो ये रामसर साइट है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। जो केवलाल देव नहीं है, फिर रेणुका झील है, तो ये ध्यान रखिएगा। और रेणुका झील कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, तो दूसरा गलत है, और इसमें गलत ही पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पेरिस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो 55 का आंसर हो जाएगा बी। वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण से संबंधित है? तो ओजोन क्षरण से संबंधित कौन कौन सा है? सही उत्तर देखना है फ्रेंड्स। तो 56 का आंसर हो जाएगा वियना सम्मेलन ही सिर्फ ओजोन क्षरण से है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। वियना सम्मेलन ओजोन क्षरण से संबंधित है। जबकि आईची लक्ष्य क्या है फ्रेंड्स? तो आईची लक्ष्य जैविक विविधता से संबंधित है। और कार्टाजेन प्रोटोकॉल किससे है? तो कार्टाजेन प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा पर प्रोटोकॉल है। और नागोया प्रोटोकॉल क्या है? तो नागोया प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो अनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग के लाभ में उचित बंटवारे का पर केंद्रित है, ठीक है। तो न कि ओजोन क्षरण से। तो ओजोन क्षरण से सिर्फ वियना सम्मेलन है, तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है, नवनामित रामसर स्थल अंका समुद्रम पक्षी संरक्षण रिजर्व, अघनासिरी मुहाना और मगदी केरे संरक्षण रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और हमारे चैनल पे आपको बीपीएससी ओरिएंटेड सारे कुछ मिल जाएगा, जिसमें टेस्ट है, करंट अफेयर है, और बिहार स्पेशल के लिए बिहार तथ्य संग्रह जो एडिटोरिया का है, और बिहार जीके भी हमारा अपलोड हो रहा है, जिसमें सेट नंबर 5 तक प्रैक्टिस सेट हम लोग करवा दिए हैं। और अब जो 7000 प्लस जो सेट है ना, क्वेश्चन है ना, वो भी मैं करवाने जा रही हूँ। और बिहार एटलस जो महेश कुमार बर्नवाल का है, तो वो भी मैं अपलोड कर रही हूँ फ्रेंड्स, जाकर के आप जरूर प्लेलिस्ट में देख लेंगे। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिष्टी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो मिष्टी योजना का प्राथमिक उद्देश्य था मैंग्रोव के संरक्षण और पुनरुद्धार को बढ़ावा देना, तो 58 का आंसर है सी। नेक्स्ट, हाल ही में त्रिसेवा सम्मेलन परिवहन चिंतन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो 59 का आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही परियोजना आकाश तीर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है सही उत्तर चुनना है। तो यह परियोजना सेना की परिचालन दक्षता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, तो ये सही है फ्रेंड्स। और त्रिसेवा के बारे में और देख लेते हैं, ठीक है। तो आकाश तीर के बारे में, तो सेना ने
सेना ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL द्वारा विकसित स्वदेशी आकाश तीर प्रणाली को शामिल किया है। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सेना की वायु रक्षा प्रणाली की संचालन प्रभावशील एकीकरण व्यापक सुधार पे है। ठीक है, और आकाश तीर परियोजना का एक अत्याधुनिक प्रयास है जिसका उद्देश्य प्रक्रिया में पूर्ण डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रिया को स्वचालित करना है। तो ये दोनों गलत है फ्रेंड्स, पहला सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश ने अपना दूसरा विदेशी बंदरगाह बनाया है। तो 61 का आंसर हो जाएगा म्यांमार में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सितवे बंदरगाह है, तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, सितवे बंदरगाह कहाँ है, तो ये म्यांमार में है जो भारत द्वारा संचालित होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश रूसी कच्चे तेल के प्राथमिक आयात के रूप में भारत से आगे निकल गया है। तो 62 का आंसर होगा चीन, आंसर है ए। लेकिन फिलहाल के अभी 1-2 दिन के करंट है कि फ्रेंड्स कि अब वापस फिर से भारत फर्स्ट नंबर पे आ गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्लिक का 5वां संस्करण निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। तो डस्लिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में किया जाता है फ्रेंड्स। तो 63 का आंसर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय फिल्म को कांस फिल्म महोत्सव के लिए नामित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल वी इमेजिंग एज लाइट, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है 65 का कि दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पे बनाया जा रहा है। तो 65 का आंसर है ए, गुजरात के कच्छ जिला में। नेक्स्ट है, विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन 2024 हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया है। तो विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ है फ्रेंड्स। तो 66 का आंसर हो जाएगा बी, पुर्तगाल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका थीम क्या है, तो थीम के तहत वो विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन अप्रैल 2024 में पुर्तगाल की लिस्बन में एकीकृत त्वरित और उन्मूलन थीम के तहत आयोजित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर द्वारा टिकाऊ हाइड्रोजन विकसित किया गया है। तो टिकाऊ जो हाइड्रोजेल है, हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर द्वारा टिकाऊ हाइड्रोजेल विकसित किया गया है। तो ये किसके लिए, तो पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए किया गया है फ्रेंड्स। तो 67 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में मेनिंजाइटिस की पहली बार वैक्सीन लॉन्च की गई है। तो ये नाइजीरिया में फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और ये बहुत सारे टेस्ट में मिल रहा है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, हाल ही में लोंगटे उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया है। तो लोंगटे उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 69 का आंसर ए है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ऐसे उपग्रह विकसित किए हैं जो स्मार्टफोन को सैटेलाइट कॉल करने में सक्षम बनाता है। तो इसका आंसर है सी, इसका आंसर है बी, चीन ने किया है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र पर अपना तीसरा डाकघर खोला है। तो तीसरा डाकघर 71 का आंसर होगा ए, भारतीय स्टेशन पे। इंडिया पोस्ट ने अंटार्कटिका में भारतीय स्टेशन पे तीसरा डाकघर खोला है जो दक्षिण ध्रुव के निकट है। भारत में अंटार्कटिका में अपना पहला डाकघर 1984 में दक्षिण गंगोत्री में खोला था और 1990 में मैत्री रिसर्च स्टेशन में दूसरा डाकघर खोला था। और तीसरा कहाँ पे अभी खोला है, तो भारतीय स्टेशन पे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में CRPF और नक्सलवादियों के बीच विवाद हुआ था। नक्सलियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो नक्सली विद्रोह को रोकने के लिए ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू किया गया था, तो ये सही है फ्रेंड्स। और इससे स्थानीय जमींदारों के खिलाफ गरीबों और आदिवासियों द्वारा शुरू किया गया था, तो ये भी सही है। और नक्सलवादी गतिविधियां छत्तीसगढ़ में शुरू हुई थी, तो ये वाली कहाँ पे हुई थी, तो ये पश्चिम बंगाल में हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो 72 का आंसर होगा क्वेश्चन के अनुसार, मतलब सॉल्यूशन के अनुसार। तो यहाँ पे बी बोल रहा है, मतलब 2 और 3 सही है। और अगर सॉल्यूशन अगर आप देख लेते हैं ना, मतलब वो सॉल्यूशन का
जो उत्तर दिया हुआ है वो 2 और 3 मतलब बी दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 1 और 2 सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए सी। अब इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो शब्द नक्सली, माओवादी, अभिविन्यास वाले हिंसक विद्रोह और अलगाववादी समूहों की एक व्यापक श्रेणी को संदर्भित करता है जो 1960 के दशक के मध्य में भारत में छिटपुट रूप से सक्रिय रहे हैं। नक्सलियों के विद्रोह को रोकने के लिए सरकार द्वारा 2010 में ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू किया गया था। तो देख लीजिए, पहला तो गलत बता रहा था, लेकिन अगर सोल्यूशन देखते हैं तो पहला सही है, क्योंकि 2010 में ग्रीन हंट जरूर शुरू किया गया था नक्सलियों के विद्रोह को रोकने के लिए। और नस्ली आंदोलन की शुरुआत पश्चिम बंगाल के नसलबाड़ी में गरीब किसानों और आदिवासियों द्वारा स्थानीय बड़े भूस्वामियों के विरोध किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होना चाहिए 1, 2, ना कि मतलब इसका आंसर होना चाहिए सी, ना कि बी। तो ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन में रॉन्ग दिया हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया था। यह किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। और इसका थीम क्या था? तो उपभोक्ता अधिकार के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और इसका विषय था उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और उत्तरदायी AI। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। फ्रेंड्स, तो दुनिया का पहला डाक टिकट कॉपर टिकट अजीमाबाद वर्तमान पटना में लॉन्च किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। और भारत में वारेन हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान डाक टिकट को निजी प्रचार की अनुमति देने के लिए भी कदम उठाए गए थे। तो दोनों कथन सही है, इसका आंसर होना चाहिए सी, 74 का सी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनना है। तो 75 का सही कथन क्या होगा? तो हाल ही में बिहार के राज्यपाल ने हिंदू अध्ययन केंद्र और आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र खोलने की मंजूरी दी है। तो ये बिल्कुल सही है। और ये पटना विश्वविद्यालय में खोला जाएगा। तो ये गलत है फ्रेंड्स, ये जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में खोला जाएगा। दूसरा गलत हो गया। और तीसरा है, यह केंद्र युवाओं को वैदिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विज्ञान से जोड़ने के लिए खोला जा रहा है। तो ये 1 और 3 सही है, इसका आंसर होना चाहिए 75 का बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें पूछ रहा सही कथन चुनना है। तो सही कथन क्या हो जाएगा? 76 का फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा, बिहार सरकार ने AES प्रभावित जिलों के अस्पताल में डॉक्टरों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए दर्पण प्लस ऐप लॉन्च किया है। तो ये सही है। और जापानी इन्फेलाइटिस JE भारत में AES एक्यूट इन्फेलाइटिस सिंड्रोम का सबसे सामान्य कारण है। तो ये भी सही है। और AES सिंड्रोम वायरस, बैक्टीरिया, कवक आदि के कारणों से हो सकता है। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, बिहार में बाल विवाह की हालिया स्थिति रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन चुनना है। तो वर्ष 2022-23 में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत बिहार में सबसे अधिक बाल विवाह रोका गया था। तो ये सही है। इसके बावजूद NFHS 5 सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में 20 से 24 वर्ष की आयु की लगभग 41 महिलाओं की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हो गई थी। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर होना चाहिए सी। ठीक है। 78 का क्या है फ्रेंड्स? तो हाल ही में समाचारों में देखा गया बैलून ऋण के बारे में सही कथन क्या होगा? तो इसका सही कथन होगा 78 का कि बैलून भुगतान मूलधन की कुल राशि जो ऋण अवधि के बाद देय होती है उसे बैलून ऋण कहते हैं उसको। तो ध्यान रखिएगा, बैलून भुगतान मूलधन की कुल राशि जो ऋण अवधि के बाद देय होती है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 79 का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे देखते हैं पहला कथन में क्या है। तो हाल ही में क्लाउड सीडरिंग के कारण दुबई में भारी वर्षा हुई थी जिससे सड़कें जलमग्न हो गए थे और इमारत टूट गई थी। तो ये तो सही है मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ डिस्क्रिप्शन में ये दिया हुआ है कि जलवायु विशेषज्ञों के अनुसार क्लाउड सीडरिंग का दुबई बाढ़ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सीडरिंग का प्रयास तूफानों के विकास में शुरुआती चरण में किया जाता है।
ठीक है। और दूसरा है दुबई के मामले में जब तूफान प्रणाली ओमान की खाड़ी से आगे बढ़ी तो यह पहले से ही तीव्र तूफान था। तो क्लाउड सीडरिंग सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, शुष्क बर्फ और तरल प्रोपेन या नमक जैसी कैनों का उपयोग करके बादलों को प्रत्यारोपित करके कृत्रिम रूप से बारिश उत्पन्न की तकनीकी होती है। तो पहला इनके हिसाब से ये गलत है। और दूसरा है क्लाउड सीडरिंग बादलों में नमक मिश्रण छिड़काव से किया जाता है, तो ये सही है। तो इसका आंसर है डी। पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे हम लोग करंट में पढ़ रहे थे ना कि क्लाउड सीडरिंग की वजह से ही दुबई में हुआ था, लेकिन विशेषज्ञ उसको मना करते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र का चैलेंजर कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुकेश डेम्पराजू। ध्यान रखिएगा, डेम्पराजू। इसका आंसर हो जाएगा 80 का सी। नेक्स्ट, हाल ही में प्लोजी 12 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का निम्नलिखित में से किस देशों के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है फ्रेंड्स। इसका आंसर होगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में देखे गए ज्वालामुखियों और उनके संबंधित देशों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए। तो 82 का आंसर होगा। इसमें फ्रेंड्स अगर एक भी आपको आता होगा ना तो ये क्वेश्चन को आप सही बना सकते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा पता है कि एटना कहाँ होता है, तो इटली होता है। तो 3 का सी देख लीजिए इसमें कौन है, तो 3 का सी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो इसका आंसर बी आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि पहले का होता था 67 से पहले होता था कि ऑप्शन 5 भी रहता था, मतलब एक से अधिक और एक मतलब गलत है या एक से अधिक है, तो ऐसे करके था, तो इसलिए वो कन्फ्यूजन क्रिएट होता था। लेकिन अभी क्या किया है कि 4 ही ऑप्शन रहेगा, तो आप इस तरीके से मार के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। वैसे आप और देख लेते हैं 82 का कि मरापी कहाँ पे है, तो इसका फर्नाडीना कहाँ है, तो फर्नाडीना इक्वाडोर। मरापी कहाँ है, तो मरापी हो गया इंडोनेशिया में। एटना इटली में और अही संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है 83 का कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट 2023 प्रकाशित किया है? तो विश्व सैन्य रिपोर्ट व्यय की कौन करता है फ्रेंड्स? तो ये सिडबी करता है फ्रेंड्स। तो 83 का आंसर होगा बी, स्कॉटहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्था। ध्यान रखिएगा, तो सिप्री करते हैं फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, सिप्री ना कि सिडबी। मैंने सिडबी बोल दिया था, माफ कीजिएगा। कभी कभी बोलने में ना फ्रेंड्स वो चीज़ कोई और चीज़ भी एग्जाम ध्यान में रह जाता है। क्वेश्चन अभी हम लोग जस्ट किए हो रहते हैं तो ध्यान में रह जाता है, तो ध्यान रखिएगा। स्कॉटहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान मतलब सिप्री द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सैन्य व्यय की देशवार रिपोर्ट। 84 का होगा कि हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये बार्सिलोना में किया गया है फ्रेंड्स। इसका आंसर होगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे अब मैथ हो गया फ्रेंड्स। बहुत इजी होता है मैथ, तो आप जरूर मैथ बनाएंगे। ठीक है। इसमें 10 क्वेश्चन रहता है, मैथ और रीजनिंग से इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट है, ये सारे मैथ और रीजनिंग ही है फ्रेंड्स। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, तो आप बना लेंगे आप आराम से, अगर इसको प्रैक्टिस जरूर करेंगे फ्रेंड्स। 95 से अब हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक अभी मैथ ही है। ठीक है ना। 95 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन ओसांग ड्यू पॉइंट शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 95 का आंसर हो जाएगा ए, वह तापमान जिस पर हवा संतृप्त हो जाती है और जल वाष्पघनित होने लगती है। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान है? तो अवसादी चट्टान कौन कौन सी है फ्रेंड्स? तो ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेल, ये तीनों अवसादी चट्टान है। तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 3। और ग्रेनाइट क्या है? तो ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान है फ्रेंड्स, ना कि अवसादी चट्टान है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इनकी विशेषता एक मोटी गहरे रंग की परत है जो कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होती है। ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और दक्षिण मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन मिट्टी में उगाए जाने वाली प्रमुख फसल कौन है? तो कपास। ध्यान रखिएगा, कपास, ज्वार, गेहूं शामिल है। ये मिट्टी लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से भरपूर होती है, लेकिन इनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। तो ये किसके बारे में बोल रहा है फिर? ये काली मिट्टी के बारे में बोल रहा है, तो ध्यान रखिए।
ठीक है फ्रेंड्स, मिश्रित फसल का प्राथमिक लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 98 का आंसर हो जाएगा सी, मृदा उर्वरक में वृद्धि होता है मिश्रित फसल करने से। तो इसलिए हर लोगों को मिश्रित फसल मतलब कभी गेहूं चावल जो होता है ना अनाज चेंज कर करके अगर कोई करते हैं, जैसे दलहन लगाते हैं तो मृदा में उर्वरक हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए और नदियों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। तो उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है फिर तो सबसे पहले तो सिंधु था, उसके बाद झेलम, उसके बाद आगे आता है। तो ध्यान रखिएगा सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज है। तो इसका आंसर हो जाएगा 99 का सी। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत कौन सा ग्लेशियर है? तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर है 100 का आंसर है बी, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील है? तो भारत में मीठे पानी की झील बुल्लर झील और डल झील है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है। तो इसका आंसर है ए, ठीक है, 101 का ए। और पेंगोंग त्योसो झील है, चीन और भारत के बीच में हुआ और खारे पानी की झील है। और मोमोरी भी कहाँ है? तो मोमरी ये भी लद्दाख में है और ये भी खारे पानी की झील है, मतलब मिश्रित पानी की झील है ये। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों मीठे पानी की झील बुलर और डल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, हिमालयी नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे पूछा है, ग्लेशियरों के पिघलने और मौसमी मानसून वर्षा के कारण इन नदियों में वर्ष भर प्रवाह बना रहता है। तो ये बिल्कुल सही है। और ये नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में अधिक प्राचीन तथा इनमें एक विकसित अपवाह प्रणाली होती है। तो ये दोनों सही है फ्रेंड्स। ये गलत है क्योंकि ये नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में अधिक प्राचीन नहीं है फ्रेंड्स, ये नवीन है, ठीक है ना। तो ये दूसरा गलत है, पहला सही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, मन्नार की खाड़ी के बारे में है। तो मन्नार की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण और अनोखा समुद्री क्षेत्र है। समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से यह विश्व का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ डुगोन किसको बोलते हैं फिर? तो समुद्री गाय को, कछुओं की कई प्रजातियों और मछलियों, मोलास्क और अन्य समुद्री जीवों की एक विशाल श्रृंखला है, जैसे लुप्तप्राय प्रजातियों का भी घर है। गद्यांश में किसके बारे में कहा गया है? किस बायोस्फीयर रिजर्व के वर्णन है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो गया मन्नार की खाड़ी, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है, डायनेमो एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो क्या करता है फ्रेंड्स? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस गैसीय माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो ये हाइड्रोजन में होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो 105 का आंसर है सी। और अगर ऐसे ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि की गति होती है तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई वायुयान आकाश में ध्वनि की गति से तीव्र गति से उड़ सकता है तो इसकी गति मैक में क्या होगी? तो ये 1 से अधिक होगी फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 106 का सी। नेक्स्ट, स्नेल के नियमों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यह कीजिए और इसमें सही कथन चुनना है। तो यह बताता है कि आपतन और अपवर्तन कोण किस प्रकार दो माध्यमों में अपवर्तनांक किससे संबंधित है? तो ये सही है। और इसके अनुसार जब प्रकाश उच्च अपवर्तनांक वाले माध्यम से निम्न अपवर्तनांक वाले माध्यम की ओर जाता है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। तो ये दूसरा भी कथन सही है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप उसका सॉल्यूशन में जाके देखेंगे ना तो पहले आंसर में तो आपको लिख देगा कि ऑप्शन 1 ही सही है, दूसरा गलत है। लेकिन अगर उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे ना तो दूसरा डिस्क्रिप्शन में दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण पानी में हवा के बुलबुले का चमकना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डी, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर होगा डी। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसके कारण होता है? तो पानी में हवा में बुलबुले चमकना ही पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ ना सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी आपको हेल्प होता है तो प्लीज़ चैनल को दूसरे को साथ शेयर जरूर करें फ्रेंड्स।
नेक्स्ट है, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, पहले मैं खुद टेस्ट देती हूँ, फिर सारे डिस्क्राइब करती हूँ, फिर उसके बाद मैं रिकॉर्ड करती हूँ। जो ज़रूरत होता है वो मैं बताती हूँ और जो ज़रूरत नहीं है उसको नहीं बताती हूँ। और मैं इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। और अभी टेलीग्राम चैनल भी कुछ बंद होने का बताया गया है, तो मैं उस टेलीग्राम चैनल पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो जा करके आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के ध्रुवीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन चुनना है फ्रेंड्स। तो 109 का सही कथन क्या होगा? तो यह एकमात्र घटना है जो दर्शाती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग तो है ही, तो ये तो पता सही है। और प्रकाश का ध्रुवीकरण तब होता है जब विद्युत क्षेत्र केवल एक ही दिशा में चलता है, जो प्रकाश की दिशा के समकोण पर होता है। तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट, हवा से भरे हुए टायर से हवा का निकलना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये है ऊर्ध्वोष्म प्रक्रिया है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा B। नेक्स्ट, मानचित्र पर एक आइसोगोनिक रेखा दर्शाती है। आइसोगोनिक रेखा क्या है? तो 111 का आंसर होगा A, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखा, आंसर होगा A। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक युग्मों से संबंधित है? तो इसका सहसंयोजक से संबंधित इसका आंसर है, सही कथन चुनना है फ्रेंड्स। तो इसका है विलयन का घनत्व, 112 का आंसर है C। 3 और 4 इसमें बोल रहा है फ्रेंड्स। तो विलयन का घनत्व और देख लेती हूँ इसका एक बार। तो इसका आंसर है 3 और 4 फ्रेंड्स, जिसमें परासरण दबाव और विलयन का क्वथनम उत्कर्ष होता है। तो इसका आंसर है C। ठीक है, नेक्स्ट है 113 का कि ग्रेफाइड क्या है? तो ग्रेफाइड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन चुनना है फ्रेंड्स। तो सही कथन क्या होगा? तो संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह विद्युत का सुचालक होता है। तो बिल्कुल सही है। ग्रेफाइड की परत मजबूत सहसंयोजक बंधन से द्वारा जुड़ा होता है, जो अत्यंत कठोर होता है। तो ये मजबूत नहीं है फ्रेंड्स, ये क्या है? तो ये बहुत कमजोर से जुड़ा होता है, कमजोर बैंडेड से बल्ब द्वारा एक साथ बंधी होती है। तो ये दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। तो इसका आंसर होगा A। नेक्स्ट है, अपने उच्च प्रतिरोध क्षमता और स्पष्ट दृश्यता के कारण लेक्सन का उपयोग प्रायः निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में किया जाता है? तो लेक्सन का उपयोग किस में किया जाता है फ्रेंड्स? तो बुलेट प्रूफ खिड़कियों के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा, आंसर C। नेक्स्ट है, ऑक्टेन संख्या के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें गलत कथन चुनना है फ्रेंड्स। पहले तो यही देखेंगे कि पहले गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है, तो इसमें गलत पूछ रहा है। तो किसी ईंधन की ऑक्टेन संख्या इंजन में नॉकिंग या पूर्व दहन के प्रति इसके प्रतिरोध को मापती है। तो ये सही है। और ऑक्टेन संख्या का अर्थ है कि ईंधन अधिक सुचारू रूप से जलेगा तथा ईंधन में समय से पूर्व दहन का प्रतिरोध करेगा। तो ये गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा, गलत ही पूछ रहा, तो इसका आंसर है B। नेक्स्ट है, भारत में पानी को पीने योग्य जो 0.2 से 0.4 ppm की सांद्रता वाले बनाने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा A, क्लोरीन को यूज किया जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 117 क्वेश्चन की गुणसूत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें सही कथन चुनना है। तो यह DNA और RNA से मिलकर बना होता है। तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, RNA उसमें शामिल नहीं होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में कई गुणसूत्र होते हैं। तो 17 का आंसर है B। पहला गलत है, दूसरा सही है, तो इसका आंसर होगा B। नेक्स्ट है, शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण के दौरान किस प्रकार की कोशिका विभाजन होती है? तो 118 का आंसर होगा अर्धसूत्री विभाजन, आंसर हो गया D। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये एनीमिया होता है फ्रेंड्स, और महिलाओं में ज़्यादातर हीमोग्लोबिन की कमी होती है और उसको एनीमिया होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो ये फेफड़ा नहीं है फ्रेंड्स, जबकि हृदय, धमनी और शीरा मानव परिसंचरण तंत्र का हिस्सा होता है। तो ध्यान रखिएगा, 120 का आंसर है D, फेफड़ा नहीं है। फेफड़े श्वसन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, न कि और रक्त के साथ गैस जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में शामिल होते हैं, लेकिन ये परिसंचरण तंत्र का सीधा हिस्सा नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र में इमाइलेज इजाइम का
प्राथमिक कार्य क्या है? तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 121 का बी। नेक्स्ट है पादप हार्मोन एब्सेसिक ABA की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? तो 122 का आंसर हो जाएगा सी, बीजों की निष्क्रियता को प्रेरित करना और पानी की कमी को कम करना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन चुनना है। तो यह स्राव या अन्य अंगों तक वितरण के लिए प्रोटीन और लिपिड के संशोधन, पृथक्करण और संकुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो बिल्कुल सही है। और ये मुख्य रूप से ATP का निर्माण करते हैं जो कोशिका का ऊर्जा स्रोत होता है। तो ये गलत है फ्रेंड्स, ये गोल्जी बॉडी नहीं करता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ATP जो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा होती है उसका संश्लेषण मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, न कि गोल्जी उपकरण द्वारा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 123 का आंसर है ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु रोग नहीं है? तो जीवाणु रोग केले की बांची टॉप जीवाणु रोग नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, गेहूं का टुंड्रा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, कपास की काली भुज बैक्टीरिया के कारण होता है और साइट्रस कैंसर भी बैक्टीरिया के कारण होता है। केले का बंची टॉप बैक्टीरिया के कारण नहीं होता, यह एक वायरस के कारण होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी अंतःक्रिया सहभोजिता का उदाहरण है? तो अंतःक्रिया सहभोजिता का उदाहरण, इसका आंसर हो जाएगा सी, पेनिसिलिन स्रावित करने वाली पेनिसिलियम कवक जो आसपास के बैक्टीरिया को मारता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है परासरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनना है फ्रेंड्स। तो 126 का आंसर होगा क्या? तो परासरण में जल के अणुओं का एक अर्धपरागैम झिल्ली के पार जल उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम जल सांद्रता वाले क्षेत्र में जाना शामिल है। और जब मीठे पानी के पौधे को खारे पानी में रखा जाता है तो परासरण के कारण इसकी कोशिका पानी खो देगी और सिकुड़ जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है, 126 का सी। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ये बहुत बार पूछा है फ्रेंड्स। आप अगर MCQ करेंगे ना तो आपको मिल जाए, PYQ करेंगे ना तो आपको PYQ में मिल जाएगा। ये बहुत बार पूछा हुआ है, ये CDPO में भी पूछा था और रिसेंटली जो 68 BPSC हुआ था ना उसमें भी शायद ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, 40 होता है। नेक्स्ट है बिहार के किस प्रमंडल में सबसे कम जिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। बिहार इडुटेरिया का GK अभी मैं जो करवा रही हूँ प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स, इसमें अभी 5 प्रैक्टिस सेट की हूँ। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा है और ध्यान रखिएगा, जो बिहार में बर्नवाल सर का जो है ना, महेश कुमार बर्नवाल का, उनको एटलस करवा रही हूँ। तो एटलस में भी ये सारे क्वेश्चन अच्छे से मैं डिटेल से करवाई हूँ, तो आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसमें जयप्रकाश नारायण सर, अली इमाम। तो इसमें कोई नहीं थे फ्रेंड्स, ये गलत है। इसमें सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा थे। तो ये ध्यान रखिएगा और ये क्वेश्चन ना गलत हो गया क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, ना कि सचिदानंद। दूसरे ऑप्शन में क्या सचिदानंद दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप एक बात बताइए कि ये वो जो KGS आप बहुत रिस्पेक्टेड है संस्था है, तो आप वहाँ के भी क्लासेस में जो टेस्ट सीरीज बना रहे हैं BPSC के लिए, उसमें भी क्वेश्चन रॉन्ग डाल रहे हैं। तो अगर मैं बोलने में अगर थोड़ी सी कभी हो जाती है मिस्टेक तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसमें सुधार कर लेती हूँ, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, इस पूरा क्वेश्चन गलत है, इसमें स्टार मार्क होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जिन्हें लॉर्ड सिन्हा के नाम से जाना जाता है और वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। सूफी संत मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ है? तो सूफी संत मखदूम शाह दौलत का मकबरा मनेर में है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 7 मार्च 2005 को जब बिहार में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तब वहाँ के राज्यपाल कौन थे? तो ये वहाँ के राज्यपाल बूटा सिंह थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 1748 में रानी सराय की लड़ाई अलवर्दी खान ने किसे हराया था? तो ये मराठों को हराया था फ्रेंड्स, 132 का आंसर होगा ए।
नेक्स्ट है बरसात के मौसम में बिहार पर किस मानसून का प्रभाव पड़ता है। तो बरसात के मौसम बोलेगा तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून का होता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 2001 की तुलना से 2011 में बिहार का जनसंख्या घनत्व कितने अंकों से बढ़ा है। तो 134 का आंसर हो जाएगा ए, 221 अंकों से। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार में परंपरागत कृषि विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना। तो 135 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट है बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा खेती के अंतर्गत आता है। तो खेती के अंतर्गत आता है, इसका आंसर हो जाएगा 59.86%, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गया षड्यंत्र केस जो 1933 में हुआ था, कौन संबंधित नहीं था। तो फणींद्र नाथ घोष ये शामिल नहीं थे फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ए। जबकि उमानाथ शाही और सहदेव महतो और ब्रज बिहार ये तीनों शामिल थे। नेक्स्ट है बिहार के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे। तो बिहार के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में पूछ रहा है, तो चार्ल्स स्टुअर्ट बेली थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ए। ये बहुत बार पूछता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना बिहार में किसान सभा की स्थापना कब की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का डी, 4 मार्च 1929 को, ध्यान रखिएगा, स्वामी सहजानंद द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी, ये कहाँ हुई थी फ्रेंड्स। तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में हुआ था, तो पहले यही ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का। नेक्स्ट है 141 का कि पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किस नेता ने किया था। तो ये अनुग्रह नारायण सिन्हा द्वारा हुआ था फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में कैदियों ने नगन हड़ताल क्यों की थी। तो कैदियों ने नगन हड़ताल इसलिए किया था कि उसे स्वदेशी वस्तुओं की मांग थी और वो नहीं दे पा रहे थे, इसलिए नगन हड़ताल किए थे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन किस आंदोलन का हिस्सा है। तो ये भी क्वेश्चन PYQ में मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विरोध में एडवोकेट जनरल के पद से किसने इस्तीफा दे दिया था। तो इसका आंसर होगा ए, बलदेव सहाय ने, आंसर हो जाएगा 44 का ए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलदेव सहाय ने ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में एडवोकेट जनरल पद से इस्तीफा दे दिए थे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1946 में किसने कहा था अगर हम बिहार के नेताओं और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं द्वारा किए गए एक हिंसक और असभ्य हमलों के सामने असुरक्षित छोड़ देंगे तो हम बहुत बड़ी गलती करेंगे। तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था फ्रेंड्स, और ये 1946 में कहा गया था, और ये BPSC में पूछ चुका है फ्रेंड्स रिसेंटली एग्जाम में। नेक्स्ट है 146 का कि बिहार राज्य दूध सरकारी संघ लिमिटेड जो कॉम्फेड की स्थापना कब हुई है। तो 46 का आंसर हो जाएगा 1983 में, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है ताल भूमि और दियारा मैदान बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है, क्या विशेषता है। तो इसका आंसर है क्षेत्र नंबर 3, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने किस वर्ष पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान को संरक्षित वन घोषित किया था। तो 148 का आंसर हो जाएगा डी, 1983 में किया था, तो फिर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है और बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो 149 का आंसर हो जाएगा सी, 2006 में किया गया था। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने किस वर्ष कृषि कैबिनेट के गठन की घोषणा की थी। तो 150 का आंसर हो जाएगा ए, 2011। फ्रेंड्स ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स इससे शॉर्ट अब नहीं बन पाएगा क्योंकि इसमें 150 आंसर क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप खुद से टेस्ट देंगे ना तो आपको 2 घंटा तो आपको टेस्ट देने में लगेगा, और अगर आप डिटेल्स में पढ़ते हैं ना तो कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटे तो लग ही जाते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें अगर आप एक टेस्ट को अच्छे से अगर कंप्लीट करते हैं तो आपको लगभग 4 घंटे लग जाएंगे, और इस सेट में मैंने 1 घंटे में उसको कवर कराई हूँ, तो आप पूरा डिटेल्स तो नहीं करवा पाऊंगी, इससे शॉर्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर इतना
इतना इतना भी आप कर लेते हैं ना तो आपको सारी कुछ बहुत आपको एग्जाम में हेल्प होगा। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ ना सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर मेरी वीडियो से आपको हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर जरूर करें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।